हेलो फ्रेंड्स। तो मैं इस वीडियो में बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन जो होता है वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। मिसकंसेप्शन क्या होता है कि जैसे कि बहुत लोग ने मुझे कमेंट भी किया कि वही मेन मिसकंसेप्शन जो था उसके बेसिस पे ही किया, तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि मुझे एक वीडियो डिटेल में बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मिसकंसेप्शन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F.S। ये सबको पता होगा, इसमें कुछ नया नहीं है। ये डॉट भी पता होगा, वेक्टर होता है, फिर Fs cos थीटा आ जाता है, मॉड S cos थीटा आ जाता है। ठीक है, इसमें कुछ नया बात नहीं है। पर नया बात क्या है, ठीक है, पहले मैं पुराना बात लिख देता हूँ। पुराना बात तो ये था। नया बात क्या है कि जो ये वर्क डन है वो डिपेंड कर रहा है फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे ऑब्वियसली, पर ये डिपेंड कर रहा है फोर्स पे। और फोर्स आपको पता ही होगा, फोर्स के दो टाइप होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, पर मेनली देखा जाए तो दो टाइप होते हैं। कौन कौन से, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अभी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखे रहेंगे, पुराने शॉर्ट वीडियोस, तो उसमें मैंने आपको क्लियर कट बताया है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, देखो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब वो होता है ना कि ये फोर्स जो है वो डिपेंड नहीं करता पाथ पे। ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी उसी के अंदर आता है, स्प्रिंग फोर्स भी उसी के अंदर आता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो कंजर्वेटिव नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। उसका मतलब क्या है, अगर ये पाथ पे डिपेंड करता है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या करता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। लिख देते हैं एक एक बार ऐसे, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट। और ये क्या करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि क्या कंजर्वेटिव होता है, पाथ कंजर्वेटिव क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये समझा। फिर नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट, यानी पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमें ये सब बात समझ में आया। ठीक है, पर मैं ये क्यों बता रहा हूँ वो भी तो आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F.S। ठीक है, F.S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो है उसी के दो टाइप होते हैं मेनली देखा जाए तो। मैंने आपको बताया बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। तो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो शायद आपको और क्लियरिटी आए। जैसे मान लो कि एक पॉइंट है ए, इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे, ए, और ये पॉइंट है बी। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आओगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, ऐसा आपको लगता है। ऐसा कब तक लगता था, जब तक आप ये फोर्स के टाइप नहीं पढ़े थे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, वर्क डन ज़ीरो हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर थी। पर हमने बोला डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो वर्क डन भी ज़ीरो हो गया, पर हमने फोर्स कौन सा लिया वो तो देखा ही नहीं। तो 95+% केस में क्या होता है कि हम हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स ही लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वर्क डन ज़ीरो आया वो किसका ज़ीरो है पता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है। यानी कि फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे तो वैसे भी एंगल 90 है, उस वजह से ज़ीरो होगा। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो है। ठीक है, एक ये दो रीज़न की वजह से ज़ीरो, एक तो थीटा 90 हो गया, एक तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। पर अगर ये ऐसा ऊपर नीचे भी लेके जा रहे होते इसको, ये बॉडी को एक बार यहाँ पे लेके गए, नीचे लेके गए, फिर ऊपर लेके आ गए, तब तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन थीटा ज़ीरो होता, यानी सेम रहता। मतलब फोर्स भी कहाँ लग रहा है, नीचे। यहाँ पर देखो फोर्स कहाँ पे लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी के डायरेक्शन में। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या, थीटा क्या है, थीटा 0 डिग्री। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पर जो थीटा लिखा है ना मैंने, वो क्या होता है, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो उसका एंगल 0 होता है, तो उस वजह से क्या हो जाता है कि cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो F S बचता है।
पर यहाँ से अगर हम फिर से यहाँ पर लेके जाते तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, एग्री। तो वर्क डन जीरो हो गया। वही मैं बता रहा हूँ, ये वर्क डन कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन जीरो हो रहा है। पर अगर यहाँ पर आप फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो वो ज़ीरो नहीं आएगा। अब क्यों नहीं ज़ीरो आएगा मैं उसको समझाता हूँ। अब थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। ये मैं मिटा दूँ, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं मिटाता हूँ। मैं क्या प्रूव करने जा रहा हूँ कि वर्क डन बाय, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा, यही बात को मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। यही बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, तो इसको आप क्लियर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो देखो, हमको निकालना है, आप ये समझे ना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़ीरो आता है। ये तो सही है, ये 95% केस वाली बात कर रहा हूँ मैं, और इसको ही सब लोग सोचते हैं 100%। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो 5% का केस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स देखा जाए तो ज़ीरो है, पर वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस है, एयर है ना, तो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता है, एयर रेजिस्टेंस होता है। वही एयर के फ्रिक्शन को एयर रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो मान लो वो भी एफ है, वो कौन सा फोर्स लगा रहा है, एफ। तो ये पता है आपको, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एयर फ्रिक्शन रहता है। मतलब जैसे ये मार्कर को मैंने छोड़ा तो ये नीचे जा रहा है ना, तो एयर फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। फ्रिक्शन का काम ही क्या होता है, अपोज करना, ठीक है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। अगर मैं स्पेसिफिक में बात करूँ तो क्या करना, रिलेटिव मोशन को अपोज करना, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट एस है, मान सकते कि नहीं, एफ, पहले पूरा एकदम वेक्टर के साथ फॉर्मूला लिखते हैं, एफ डॉट एस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स भी यही रहेगा। फोर्स अपने को पता है, डिस्प्लेसमेंट में भी पता है, पर ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, नीचे, यानी एंगल कितना है 180 समझा आपको। फोर्स यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, कितना एंगल है 180 डिग्री। तो कॉस 180 कितना होता है, एफ एस कॉस 180 होता है -1। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, ठीक है, क्या आ जाएगा -1। तो यानी कि -FS, ये हो गया वर्क डन इन ये यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट एस हुआ तब तक के लिए, समझ रहे आप, तब क्या हो गया -FS। अब ये फिर से नीचे से ऊपर जा रहा है, तो भी अब नीचे से ऊपर जा रहा है वो, मैंने बोला ना एक बार ऐसे लेके जा रहे हैं फिर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तभी तो ग्रेविटेशनल के केस में वर्क डन जीरो हुआ था, डिस्प्लेसमेंट जीरो समझ लिया था हमने। समझ लिया क्या मतलब था, ये ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जीरो था, ठीक है। इसमें भी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है। तो सेकंड केस में ये ए टू बी था ये। अब हम क्या देखेंगे, वर्क डन इन फ्रिक्शनल बी टू ए देखेंगे, बी टू ए, वो क्या आ जाएगा बताओ। अब नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट, यानी अब फ्रिक्शनल फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों के बीच का एंगल फिर से 180, cos 180 का वैल्यू फिर से -1, तो यानी फिर से क्या आ जाएगा -FS। अब टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स देखोगे तो ये प्लस ये क्या हो जाएगा, -FS प्लस -FS क्या हो जाएगा, -2FS। ये हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इन A टू B B टू A। ओवरऑल जो हम लोग कंडीशन दिए थे वो लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, क्या ये जीरो आ रहा है, नहीं, पर डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल देखा जाए क्या है, A टू B लेके गए, B टू A लेके आ गए, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो रहा है। पर क्या फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से वर्क डन जीरो आ रहा है, नहीं। वही मैं आपको बताना चाहता था कि हर जो फोर्स होता है उसकी वजह से वर्क डन जीरो नहीं आता है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन जीरो आता है। इसमें आपको एक डाउट आना चाहिए था, क्या, अगर आपको आया है तो बहुत अच्छे, आप बहुत ही सही ट्रैक पे है, आपका माइंड एकदम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है। अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप ऐसे डेवलप कर लेंगे। इसमें एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था कि जब हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रूफ कर रहे थे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आया था अपना F.S, तो हमने डायरेक्ट क्या ले लिया, F mg होएगा तो mg ले लिया, पर डिस्प्लेसमेंट को हमने डायरेक्ट जीरो ले लिया। इसमें भी तो हम ऐसा कर सकते थे, एक बार इधर गए एक बार इधर गए, ऐसा कर सकते थे कि नहीं, मतलब जैसा इसमें पार्ट्स में किया ना, A टू B फिर B टू A, वैसा इसमें क्यों नहीं किया,
ये है बात। इसमें क्यों नहीं किया, उसका जवाब ये है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ रास्ते पे डिपेंड ही नहीं करता, रास्ते पे निर्भर नहीं करता, रास्ता कोई भी हो उसका वैल्यू हमेशा सेम रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर किया नहीं किया। करो चाहे ना करो सेम आएगा। कैसे, वो भी बताता हूँ थोड़ी देर बाद। पहले आप ये समझे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स नहीं। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, बिंदास कभी भी मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो आ गया। इसमें हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ए टू बी फिर बी टू ए, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कई लोग का। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स है, मैंने आपको बताया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करता है। यानी कि जब हम ए टू बी जा रहे थे तब उसका पाथ अलग था, रास्ता अलग था। फिर बी टू ए जा रहे तो उसका पाथ अलग था। रास्ते का मतलब ये नहीं कि एक ही असली का जो रास्ता होता है वही जो हम लोग नॉर्मल टर्म में बोलते हैं ये रास्ते से जा, वो रास्ता नहीं। इसमें क्या हो रहा है, ए टू बी जा रहे थे तो एक पाथ हो गया उसका वो। ठीक है, फोर्स का पाथ है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, फोर्स का पाथ है। फिर बी टू ए जा रहे तो अलग पाथ हो गया। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है ना। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता है, डिपेंड करता है पाथ पे। ठीक है, पाथ डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए हमको 2 बार लेना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 बार लेंगे तो फिर दोनों को ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जीरो आता है, नहीं आता है। वही मैं आपको बताना चाहता था, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब इसमें अगर हम वो लगाते कि इसमें भी अगर 2 रास्ते से करते तो क्या आएगा। 2 रास्ते से करते मतलब क्या कि एक बार ए टू बी का लेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ए टू बी। अब देखो एम जी है फोर्स, आपको पता ही होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या जी, उसका डायरेक्शन नीचे रहेगा। ए टू बी जा रहे हैं, ए टू बी जा रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, cos 0 1 एफ एस। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ए टू बी आपको समझा ना, एफ एस आया। फिर बी टू ए जाओ, वो एम जी नीचे, पता है ना आपको ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड रहता है। फिर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, बी टू ए उसका डायरेक्शन 180 cos 180, तो क्या हो जाएगा माइनस एफ एस। समझ रहे हैं आप। अब ये दोनों का सम करो, जीरो आता है। इसलिए हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, वर्क डन जीरो रहता है कब, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है। पर इसमें भी यही कंडीशन आपको याद रखना है कि कब, जब कंजर्वेटिव फोर्स को ले रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब अगर आपको दिया है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन जीरो, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप ये पूरा समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो आप ये वीडियो को रिपीट करके देखिए, पर ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो जेई नीट वगैरह में पूछते रहते हैं। और फिर आप नॉर्मल भी अपने दोस्तों वगैरह से पूछेंगे तो वो भी गलत ही बताएंगे। तो आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, तो ज़रूरी नहीं है कि वर्क डन हमेशा जीरो आए। तो मैंने ये प्रूव भी कर दिया। अभी इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है वो आपको लिखा देता हूँ बस। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होता है ना, साइक्लिक प्रोसेस मतलब आप जानते होंगे, जिस जगह से शुरू किया वहीं पे पहुंच गया, उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। तो जैसे कि साइक्लिक प्रोसेस होता है, ये ग्राफ में बता रहा हूँ आपको। समझो इस पॉइंट से शुरू किया, फिर ऐसे गया, इस पॉइंट से शुरू किया, ऐसे गया, फोर्स है ये, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे गया, फिर यहाँ पे आ गया। अब ये साइक्लिक प्रोसेस था। तो अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मतलब क्या, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो साइक्लिक प्रोसेस है तो अपने को ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं। यानी जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का देखे थे तो उसका वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऑलवेज, हमेशा ट्रू है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। ठीक है, कोई भी शंका नहीं है, ऑलवेज हमेशा ट्रू है। पर अगर यही फोर्स जो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, NCF रहता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो हर एक पाथ पे अपने को लगाना पड़ता। मतलब क्या, ये A to B मान लो, ABCD पॉइंट है, A to B जा रहे हैं तो उसका फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना है,
और फिर B2C जा रहा है, उसका फोर्थ डिस्प्लेसमेंट कितना है, C2D, D2A, ऐसे चारों का निकाल के फिर सम करते तब जाके इसका वर्क डन आता है। वो जीरो रहता क्या, वो जरूरी नहीं है जीरो हो भी सकता है, समझ रहे आप, जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, पर हमेशा जीरो रहे वैसा कंडीशन इसमें नहीं है। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो, और साइक्लिक प्रोसेस में साइक्लिक स्पेलिंग बोल दिया मैं, प्रोसेस में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट ऑलवेज जीरो, ठीक है, नॉट ऑलवेज, तो नॉट इक्वल टू लिख दिया मैंने। तो यही सारे बेसिक पॉइंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो शॉर्ट्स वीडियो में कई लोग को समझ नहीं आ रहा था, बहुत सारे डाउट्स हो रहे थे, कमेंट आ रहे थे, तो मैंने बोला एक लॉन्ग वीडियो बना ही देता हूँ। अगर आपको ऐसा लॉन्ग वीडियो पसंद है तो आप कमेंट करिए, तो मैं कोशिश करूँगा और भी जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको डीपली टच किया जाए, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो मैक्स टू मैक्स 59 सेकंड का ही होता है। तो यही था बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको मुझे बताना था, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाउट आ रहे थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।